नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं जितेंद्र राजपूत। कृषि एकता मंच ये मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज गुजरात के आनंद एरिया में आया हूं और जहां पे पूर्ण रूप से मेरा मैनेजमेंट यह खेत पे हो रहा है। यह फ्लड इरिगेशन आपको पता ही होगा। आज ये मेरा यहाँ पे 5वां वीडियो है और हर बार की तरह मैं आता हूँ तो यहाँ पे वीडियो लेते रहता हूँ, क्योंकि ये जो खेती है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ की, क्योंकि यहाँ पे फ्लड पानी में केला का प्लांटेशन किया गया है और फ्लड पानी में काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना किसान मित्रों को करना होता है। जो भी केला किसान होते हैं जी, काफ़ी दिक्कतों का सामना उनको करना होता है। मैं आज यह वीडियो में आपको जो भी जानकारी देने वाला वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो किसान भाइयों, फ्लड इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन में काफ़ी अंतर होता है। तो ड्रिप सिस्टम जहाँ पे होता है, ड्रिप इरिगेशन, वहाँ पे आप खाद का आसानी से मैनेजमेंट कर लेते हो, क्योंकि आज समझ लीजिए कि परिस्थिति के हिसाब से आप वहाँ पे आपको ड्रिप से अगर खाद देना हो तो आप दे सकते हैं, वो आसान होता है काफ़ी। पर जहाँ पे फ्लड पानी होता है वहाँ पे काफ़ी सारी दिक्कतें किसान मित्रों को आती है, क्योंकि जो भी खाद देना होता है वो टोटल बल्क के हिसाब से ही देना होता है। 50-50 kg DAP पोटैश हो, वाटर सोल्यूबल हो, आपको इसी तरीके से वहाँ पे मैनेजमेंट करना होता है। तो इसमें खर्चा भी काफ़ी सारा होता है और ड्रिप से जो होता है वो खर्चा काफ़ी कंट्रोल किया जाता है, पानी को भी कंट्रोल किया जाता है और खादों को भी कंट्रोल करके दे सकते हैं आप, जहाँ पे खर्चा भी कम होता है। पर फ्लड जहाँ पे खेती होती है वहाँ पे काफ़ी सारी मुसीबतें भी आती है किसान भाइयों को। खर्चा भी काफ़ी, क्योंकि हर बार आपको फ्लड खाद का बेसल डोज ही करना होता है और पानी का मैनेजमेंट काफ़ी आपको सोच समझ के करना होता है। और यह जो पानी का मैनेजमेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे वो पानी का ओवरफ्लो ही होता है और उसमें जैसे कि ठंडी जैसी परिस्थिति निर्माण होती है तो उस समय पे जो सिकाटो का आता है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी सिकाटो का आया हुआ है, 2 पत्ते पे चढ़ा है। क्योंकि वो ज़्यादा अगर वाटरिंग हो जाता है तो जो सिकाटो का होता है उसमें आपको पानी का काफ़ी कंट्रोल करके चलना पड़ता है। अगर पानी का कंट्रोल अगर आपने नहीं किया तो इसमें, और जहाँ पे फ्लड पानी होता है वहाँ पे काफ़ी सारी दिक्कतें होती है, क्योंकि पानी का जो नियोजन होना चाहिए और जो फ्लड पानी में जो फ्लड पानी के हिसाब से यह फंगस जनित जो बीमारी होती है वो काफ़ी सारी आगे बढ़ती रहती है, काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना होता है। तो किसान भाइयों, ये जो प्लांट है यहाँ पे अभी तक हमने 3 खाद के बेसल डोज कर चुके हैं। यहाँ पे 2 ड्रिंचिंग, हमने 3 ड्रिंचिंग यहाँ पे की थी, ट्रॉफी, पोराह्यूम, सिलिकॉन DF, यह 3 ड्रिंचिंग हमने यहाँ पे की थी जो काफ़ी सक्सेस रही थी। और उसी के साथ में हमने इस पे जहाँ से प्लांटेशन हुआ वहाँ से हमने 40वें दिन पे हमने यहाँ पे खाद का बेसल डोज किया था, जिसमें 1000 प्लांट के हिसाब से 50 kg DAP, 50 kg यूरिया, 50 kg पोटास, 25 kg ओरा पावर, 10 kg माइक्रोन्यूटन, 3 kg सल्फर और यहाँ पे कार्बोफ्यूरॉन। क्योंकि यह जो खेत पे खड़ा हूँ मैं, यहाँ पे आनंद एरिया में टोबैको का काफ़ी सारा उत्पादन लिया जाता है, टोबैको। तो इसी ज़मीनों में निमेटोड्स के, और ज़मीन आप देख सकते हो थोड़ी सैंडी सॉइल है, तो इसी ज़मीनों में और फ्लड पानी के हिसाब से और सैंडी सॉइल होने के कारण तो इसमें यह ज़मीनों में निमेटोड
आने के चांसेस काफ़ी होते हैं, इसलिए हमने एडवांस में कार्बोफिरॉन जो 3G बोलते हैं तो उसका प्रयोग हमने यहाँ पे किया था 5 kg। इसी हिसाब से हमने पूर्ण 40वें दिन पे यहाँ पे एक खातर का बेसल डोज पूर्ण किया था, जो काफ़ी सक्सेस रहा था। उसी के साथ में हमने किसान भाइयों 70 दिन के करीब हमने 70 to 75 डेज़ के करीब हमने सेकंड डोज यहाँ पे किया था, तो जिसमें हमने वापस से 1000 प्लांट पे 1000 प्लांट पे 50 kg DAP, 50 kg यूरिया, 50 kg पोटैश और 10 kg ORP 9 और वापस से इसमें हमने एक सिंगल सुपर फॉस्फेट और सल्फर का हमने यहाँ पे प्रयोग किया था। कि आप देख सकते हो सभी जगहों पे अभी ज़मीनें होती है, सभी ज़मीनों में सभी किसान लोग जो सड़ा हुआ गोबर खाद यूज़ करना चाहिए और किसी से हो नहीं पाता है। अगर कच्चा छानिया खाद भी आप कच्चा अगर गोबर खाद यूज़ करते हो तो उसमें भी काफ़ी सारी दिक्कतें आती, काफ़ी सारे फंगसों को लेके आता है। और आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारी लील जो जमा हो चुकी है यहाँ पे, ये काफ़ी सारी प्रॉब्लमेटिक होती है जो आप खाद देते हो, क्योंकि लेयर बनने के कारण आज यहाँ पे फ्लड इरिगेशन है। अगर आप खाद ऊपर देते हो तो यह जो लील का जो लेयर बन चुका है उसके अगर बॉन्ड अगर नहीं टूटे तो यह आपके ज़मीनों को भी प्रॉब्लम कर सकती है। इसी की वजह से आप जो खाद दे रहे हो तो यह खाद प्रॉपर रूप से पौधे को मिल नहीं पाता है। वहाँ पे जड़ों का विकास काफ़ी धीमा होता है, क्योंकि वो एक अपने ज़मीन के ऊपर एक लेयर बना देता है। इसी की वजह से काफ़ी बार ज़मीन का pH भी बढ़ जाता है। आपको लेयर तोड़ने के लिए किसान भाइयों मैं आगे आपको बताने वाला हूँ क्या क्या प्रोसेस करना है। आपको इसमें फॉस्फरिक एसिड का भी आप प्रयोग कर सकते हो। जहाँ पे अगर लील जमा होती है तो वहाँ पे जहाँ पे आपको ऐसा अगर लील का परत दिखता हो, यहाँ पे ड्रिप सिस्टम में इसे यहाँ पे ड्रिंचिंग करना पड़ेगा। अगर आप फ्लड खेती में केला करते हो, अगर आपको यह ऐसा प्रॉब्लम दिखता है, ऊपर अगर वाइट कलर का आपको सोडियम सॉल्ट अगर दिखते हो और आपको ऐसा लील अगर दिखता हो, तो उसे बॉन्ड तोड़ने के लिए तो आपको फॉस्फरिक एसिड 200 लीटर पानी में उसमें आप अमोनियम सल्फेट 5 kg पोटैश का आप उसे ड्रिंचिंग कर सकते हो, अथवा आप उसे ड्रिप से दे सकते हो। इसी के साथ में ऐसी ज़मीनों में हमने हर बार सल्फर लिया है। काफ़ी सारी दिक्कतों का आप देख सकते हो। यहाँ पे अगर ज़मीन सल्फर आप लेते हो तो सल्फर आपका ज़मीन का pH कंट्रोल करने को भी काम में करता है, और खाद उससे अच्छे काम करते हैं। क्योंकि अभी जो ठंडी का मौसम बना है तो आपको ठंडी के मौसम में आपको सल्फर काफ़ी अच्छा काम करता है, क्योंकि ज़मीन में गर्मी पैदा करने का काम करता है। और ठंड के कारण अगर पौधे को अगर गर्मी चाहिए रूट में ज़मीन में, तो आपके जो खाद होते हैं गर्मी के कारण अच्छे काम करते हैं। क्योंकि इसे भी एक जो टेम्परेचर चाहिए होता है, न्यूनतम टेम्परेचर, कम से कम टेम्परेचर उसे मिनिमम आपको 16 से 17 चाहिए होता है, हाईली 40 से 42। तो हमने हर बार में दूसरी बार में भी हमने यहाँ पे सल्फर, DAP, यूरिया, पोटैश, ORP 9 का यहाँ पे प्रयोग किया गया था, सिंगल सुपर फॉस्फेट लिया गया था। तो किसान मित्रों, इसी के साथ में हमने जो पोंगा भरनी का जो कार्यक्रम, पोंगा भरनी जो करते हैं, हम देख सकते हो काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी है। यहाँ पे 2 बार अभी तक पोंगा भरनी हो चुका है। हमने 75 डेज़ के करीब खाद जैसे हमने किया था। खाद देने के बाद में कुछ ही दिन बाद हमने यहाँ पे 6-7 दिन के बाद में यहाँ पे पोंगा भरनी किया था। तो जिसमें किसान मित्रों काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमें रहा था, जिसमें मैं आपको हर बार बोलते रहता हूँ। आप उसमें 200 लीटर पानी में 1 लीटर ट्रॉफी, 1 प्रोसिल ट्यूब, जिलेटेड जिंक 250 ग्राम, उसी के साथ में आप गन
4 200 लीटर पानी में डाल के आप पर प्लांट यहाँ पे जो खाँचा होता है, ये खाँचे में आप रेड़ सकते हो, आप उसमें ड्रिंचिंग कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट जब पोंगा भरने का आता है। और आपका जो पौधा होता है वो काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो करता है। जो क्लाइमेट इफेक्ट होता है तो उसी के कारण जो आपका पौधा स्ट्रेस में निकल जाता है, तो वह स्ट्रेस पौधे पे आता नहीं है और पौधों की निरंतर जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी अच्छी तरीके से बनी रहती है। तो इसी के साथ में हमने किसान भाइयों पोंगा भरनी हुआ, 2 खाद के बेसल डोज हुए, साथ ही साथ में हमने कोई यहाँ पे अलग खर्चा नहीं किया गया है। जो आप रिजल्ट देख रहे हो काफ़ी बेहतर है, काफ़ी सक्सेस है। और इसी के साथ में हमने यहाँ पे थर्ड जो बेसल डोज हमने यहाँ पे अभी किया था वो मिनिमम 110 दिन के करीब, 105 से लेके तो 110 दिन के करीब हमने यहाँ पे से तीसरा खाद का बेसल डोज किया था 110 दिन के करीब, जिसमें हमने वापस से DAP, अमोनियम सल्फेट 25 kg यूरिया, 25 kg अमोनियम सल्फेट, 50 kg पोटैश, 25 kg होरा पावर, 10 kg माइक्रोन्यूटन और वापस से 3 kg हमने सल्फर यहाँ पे लिया गया था। और आज तक यही 3 डोज यहाँ पे हुए हैं और ये 3 ही डोज का जो आप रिजल्ट देख रहे हो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि किसान को काफ़ी सारी केले की खेती करते हैं, पर ये साल जो विश्वास रख के कर रहे हो तो किसान भाई खुद बोल रहे हैं कि काफ़ी अच्छा है ये साल, और खर्चा भी माप से हो रहा है और जो रिजल्ट हमें दिख रहा है तो काफ़ी अच्छे पैमाने पे है। स्टेप बाय स्टेप उनको मेरे यहाँ विजिट हर 15 दिन पे यहाँ पे मैं संखेड़ा से आता हूँ। सर्विस अच्छी, और जो सर्विस के हिसाब से जो मैनेजमेंट जो ट्रीटमेंट यहाँ पे ले रहे हो उसी हिसाब से जो यहाँ पे फॉलोअप हो रहा है वो काफ़ी अच्छी तरीके से पौधे में दिख रहा है, और जो आप देख सकते हो। तो किसान भाइयों अभी जो ठंडी का मौसम बना हुआ है तो आगे का जो यहाँ पे शेड्यूल होने वाला है, हमने वापस से आपको बता देता हूँ। जो सेकंड हमने बोंगरी का जो किया था, जो पोंगा भरने किया था हमने 115वें दिन पे तीसरा खाद का जो डोज हुआ था, उसके बाद में हमने यहाँ पे वापस से पोंगा भरने यहाँ पे हमने किया था, जो 110 दिन के करीब हमने यहाँ पे जो फर्स्ट डोज किया था। उसके बाद में उसके कुछ 4 या 5 दिन के बाद में हमने वापस से पोंगा भरने किया था, जो आज आप देख रहे हो काफ़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे कुछ ही दिनों पहले यहाँ पे पोंगा भरनी का हुआ है और काफ़ी बेहतरीन तरीके से रहा है। और उसमें हमने ट्रॉफी गन प्रोसिल ट्यूब गन जिलेटेड जिंक का यहाँ पे प्रयोग हुआ था। काफ़ी बढ़िया ग्रोथ आप पिछली वीडियो में भी दे सकते हो, और आज का भी आप वीडियो देखोगे तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ आप देख सकते हो। मैं उसकी लिंक भी नीचे दूंगा, वो वीडियो भी देखना और यह भी देखना, काफ़ी सक्सेस रहा है। और किसान मित्रों उसी के साथ में आप जो अभी जो इसमें आगे का जो शेड्यूल होने वाला है जो ठंड के कारण, तो हम इसमें सिर्फ अभी जीवामृत जो बोलते हैं, जीवामृत जो बैक्टीरिया का कल्चर, तो हम इसका प्रयोग यहाँ पे करने वाले। बैक्टीरिया के कल्चर में हम NPK का बैक्टीरिया ट्राइकोडर्मा पैसिलोमाइसिन, क्योंकि ज़मीन सैंडी सॉइल है, टोबैको का बेल्ट होने के कारण यहाँ पे पैसिलोमाइसिन हम लेंगे। माइक्रोन्यूटन के बैक्टीरिया अगर मिलते हैं तो वह लेंगे। यह हम मिनिमम 1 लीटर, तो उसमें हम जैसे कि यहाँ पे 4200 पौधे, तो उसमें हम 3 लीटर जैसा लेंगे सब। NPK माइक्रोन्यूटन पैसिलो ट्राइको 3 लीटर सब बैक्टीरिया अगर मिलते हैं तो लेंगे। उसमें एक जो व्याम आता है, वाम जो रूट के लिए सबसे बेहतर होता है। तो ठंडी में बहुत सी बार अगर ठंडी का अगर मौसम ज़्यादा हो गया और ज़मीन का टेम्परेचर कम हो गया, अगर रात का टेम्परेचर अगर 10 के नीचे बहुत से बार होता है, 10-8 के नीचे अगर चला जाता है, तो जो रूटें होती है वो जो जड़ें होती है खाने वाली, उनका डेवलप नहीं हो पाता है और काली हो जाती हो। तो उसके हिसाब से जो आपका खाद पड़ा हुआ होता है ज़मीन में वो वैसे के वैसे रहता है। तो उसी के लिए वाम लेंगे इसमें मिनिमम 300 ग्राम जैसा, और उसमें 1.5 किलो बेसन लिया जाएगा। 200 लीटर पानी में सब डाला जाएगा। उसमें 1.5 किलो बेसन,
छाछ 10 लीटर जैसी छाछ और 10 लीटर जैसा गोमूत्र, यह सब, और जो दारू वाला गुड़ होता है, देसी गुड़ बोलते हैं काला, उसे मिनिमम 3 kg डाला जाएगा। और यह सब मिश्रण मिनिमम 3 से 4 दिन रखा जाएगा। उसे लाकड़े से आपको सुबह शाम मिलाना है। और किसान मित्रों, यह काफ़ी कारगर साबित होता है जो कल्चर होता है, क्योंकि आपका ज़मीन अगर समझ लीजिए कि जहाँ पे लील, यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी जगह पे बढ़ी हुई है। अगर आपके ज़मीन में अगर CN रेशो कम है अथवा बैक्टीरियाज कम है, बैक्टीरिया का अगर आपके ज़मीन में कम होते हैं तो काफ़ी दिक्कतें आपको आती है। पौधा ग्रो नहीं कर पाता है, ज़मीन में फर्टिलिटी ना होने के कारण आपको जो उत्पादन चाहिए होता है वो सही तरीके से मिल नहीं पाता है। जो आप खाद देते हो वो खाद का पूर्ण रूप से पौधा उसे उठा नहीं पाता अथवा ले नहीं पाता है, तो उसका सीधा असर आपके प्रोडक्शन पे होता है। तो आपको ये जो खट्टी चीज़ें होती है, जैसे कि आपको मैंने अभी कल्चर बताया, तो ये एसिडिक चीज़ें होती है, ये ज़मीन में जाने के बाद में एसिड्स निर्माण करते हैं। और जो आपका ज़मीन में pH अगर बढ़ा हो सोडियम सॉल्ट के कारण, अथवा आपकी ज़मीन में लील बढ़ी हो, अगर ज़मीन में इसी के अगर ज़मीन में सोडियम सॉल्ट के हिसाब से या लील के हिसाब से अगर ज़मीन आपकी फिट हो चुकी हो, ज़मीन आपकी हल्की पड़ रही हो, तो ये आप कल्चर देने के बाद में ज़मीन में काफ़ी मात्रा में बैक्टीरिया जो होते हैं, केचुए होते हैं, वो काफ़ी मात्रा में इसका जो कॉलोनीज होता है वो अच्छी तरीके से डेवलप होता है। और डेवलप होने के कारण ज़मीन में जितना इसका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी उतनी आपकी ज़मीन और ज़्यादा सॉफ्ट होगी। और जितनी अपनी ज़मीन में उनकी विस्टा यूरिन जितना वो डालेगी, तो उसमें क्या होता है कि जो विस्टा और यूरिन होता है उसमें वो एसिड्स डालते हैं ज़मीन में, और वह एसिड्स में जो आप खाद दे रहे हो वो खाद पूर्ण रूप से 100% डाइल्यूट होता है और प्लांट को मिलता है। और काफ़ी अच्छी तरीके से ज़मीन की फर्टिलिटी भी बनी रहती है, उपजाऊ शक्ति भी बनी रहती है, और कार्बन का प्रमाण भी काफ़ी अच्छे से वहाँ पे ग्रो होते रहता है। तो किसान भाइयों, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको कल्चर का आता है। जो आप NPK दे रहे हो, खाद दे रहे हो, वो खाद भी जो NPK के आप बैक्टीरिया दे रहे हो तो अच्छी तरीके से उसमें मोबिलाइजेशन होते हैं, और अच्छे पैमाने पे इसका रिजल्ट आपको प्राप्त होता है। तो आपको यहाँ पे जो अभी अगला शेड्यूल होने वाला है वह भी कल्चर का ही होगा, जिसमें यहाँ पे ड्रिप नहीं होने के कारण यहाँ पे ड्रिंचिंग किया जाएगा। हर 4 दिन के बाद 5 दिन के बाद में यहाँ पे ड्रिंचिंग का सिस्टम लगाया जाएगा, अथवा पानी में जिस टाइम पे फ्लड पानी देते हैं तो पानी में उसे लगाया जाएगा नल के द्वारा। तो ऐसा कुछ यहाँ पे सिस्टम होगा। तो किसान भाई एक यूनिक है, मेरे लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग खेत है ये, और क्योंकि काफ़ी सारी दिक्कतें यहाँ पे फेस की गई है, और काफ़ी सारी दिक्कतों को फेस करके आज काफ़ी अच्छा रिजल्ट किसान मित्र को प्राप्त हुआ है। और मैं यह खेत का आपको स्टेप बाय स्टेप शेड्यूल ज़रूर आपको बताते ही रहूँगा। आप चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि ऐसी जो नई नई वीडियो मेरी आने वाली है इसका नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। तो किसान भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप केला किसान हो तो ज़रूर मेरे ट्रीटमेंट को आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपको कुछ पूछना हो तो मुझे आप पूछ सकते हो। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में नीचे मैं दूंगा ही। आप पूछना हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं किसान मित्रों नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।